बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। चलो कबीरा उठा लो डेरा, चलो कबीरा उठा लो डेरा। बाबा साहब गीत गुनगुना रहे थे और उसके बाद बुद्धम शरणम गच्छामि कह रहे थे। तो बाबा साहब के नौकर सुदामा ने पूछा कि बाबा साहब आप तो कभी भी गीत गुनगुनाते नहीं हो, आज ऐसी कौन सी बात है जो आप गीत गुनगुना रही हो। समय रात के 11:30 था। बाबा साहब ने भोजन भी नहीं किया था। दूसरा नौकर कल्लू आया और बाबा साहब से बोला कि बाबा साहब समय बहुत हो रहा है, आप थोड़ा सा भोजन कर लें। बाबा साहब ने कहा कि भोजन मैं अब नहीं करूंगा, मुझे अपनी किताबों को निहारने दो। और बाबा साहब ने अपनी अलमारी खोली और बाबा साहब किताबों को देखने लगे। जब बाबा साहब ने किताबें देखने के बाद अपनी लाठी उठाई और लाठी उठाकर धीरे धीरे अपने लॉन में टहले और लॉन में टहलने के बाद फिर उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि चलो मुझे अब बिस्तर पर लिटा दो। उन्हीं नौकर बाबा साहब के सेक्रेटरी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि यह नागिन रात बाबा साहब को आज निकल जाएगी। मेरे दोस्तों, जब 6 दिसंबर की सुबह हुई तो बाबा साहब अपने बिस्तर पर चिन्निंद्रा में सोए हुए थे। मेरे दोस्तों, बाबा साहब जब हमारे आपके बीच से चले गए, ये खबर आग की तरह फैली। दिल्ली में लाखों लोग इकट्ठे हुए। ऐसे महापुरुष जिसमें 2 लाख किताबों का ज्ञान था, जिसने भारत का संविधान बना के दिया, तुमको आइडेंटिटी दी, तुमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया, तुमको रिजर्वेशन दिया, तुमको संस्कृति दी, सब कुछ तुम्हें दिया। लेकिन उस ऐसे महान आत्मा के लिए जब उनकी डेड बॉडी, जब उनका पार्थिव शरीर बंबई ले जाने के लिए हुआ तो बाबा साहब के घर में इतने पैसे नहीं थे कि उनका हवाई जहाज से उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाए। बहुत बड़े बड़े तीरंदाज जो अपने आप को ये कहते थे कि हम तो बहुत बड़े समाज सेवी हैं, हमारा जीवन समाज सेवा में ही निकल जाएगा, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और तरह तरह की बात कर रहे थे। और क्या कह रहे थे? कोई कह रहा था मेरी गाड़ी बेचकर बाबा साहब के पार्थिव शरीर को बंबई ले चलो, कोई कह रहा था मेरे मकान को बेचकर ले चलो, लेकिन जेब से कोई भी पैसा नहीं निकाल के दे रहा था। ऐसे समाज के लिए बाबा साहब ने इतना किया। और उसके बाद वहां जगजीवन राम पहुंचे। जगजीवन राम के सामने ये बातें घुसल फुसल हो रही थी तो एक तरफ का चार्टर्ड प्लेन का किराया जगजीवन राम ने दिया। और जो जवाहरलाल नेहरू अपने मंत्रिमंडल में बाबा साहब को डायमंड रत्न की उपाधि देता था, उस व्यक्ति के तो क्या कहने। जब बाबा साहब का पार्थिव शरीर सफदरजंग एयरपोर्ट से बंबई के लिए रवाना हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने सेक्रेटरी को भेजा और कहा कि मेरी तरफ से पुष्प अर्पित कर देना। बड़े अफसोस की बात है, जिसने भारत का संविधान लिखा हो। मेरे दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने कहा था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर अगर मेरे यहां पैदा होते तो मैं उन्हें सूर्य की उपाधि देता। ऐसे महापुरुष को समझना। हम बाबा साहब की बात तो करते हैं लेकिन बाबा साहब की मानते नहीं हैं। हम कोई भी बात बाबा साहब की नहीं मानते। बाबा साहब का पार्थिव शरीर यहां से बंबई पहुंचा, उसमें 11 लोग गए और बाबा साहब हमारे आपके बीच में से 6 दिसंबर 1956 को विदा हो लिए। मेरे दोस्तों, अगर इस दुनिया में किसी ने भी अगर बाबा साहब को समझा है और पढ़ा है तो वो इस देश की, इस दुनिया की धरती पे केवल 2 व्यक्तियों ने पढ़ा है। एक का नाम मान्यवर कांशीराम और दूसरा नाम मान्य बहन जी। मेरे दोस्तों, बाबा साहब ने 1956 में कहा था कि अगर मुझे धोखा दिया है तो मेरे पढ़े लिखे लोगों ने दिया है। ये बात बाबा साहब की कहीं भी गलत नहीं थी। बाबा साहब ने कहा मैंने तो ये समझा था ये पढ़े लिखे लोग अगर कुछ नहीं करेंगे तो अपने परिवार का उद्धार और अपने आस पड़ोसियों का उद्धार कर लेंगे, लेकिन बाबा साहब इस बात को देख देख कर आगरा चल गए। और रोने के बाद जब बाबा साहब को वहां के लोगों ने आश्वस्त किया
लेकिन तब भी ये लोग ठीक तरीके से बाबा साहब की बातों को इन्होंने नहीं माना। बाबा साहब की जयंती हो, चाहे बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांत और बाबा साहब के जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन पर कभी भी गौर नहीं करते। मेरे दोस्तों, अगर बाबा साहब के बाद, बाबा साहब के जाने के बाद अगर मान्यवर साहब ने जब बाबा साहब को पढ़ा तो मान्यवर साहब ने अपनी लड़ाई जहां से बाबा साहब की कसक थी कि मुझे अगर धोखा दिया है तो इन पढ़े लिखे लोगों ने दिया है, तो मान्यवर साहब ने तय कर लिया कि सबसे पहले अगर मैं काम लूंगा तो इन पढ़े लिखे लोगों से लूंगा। और 1978 में बम से बनाकर बहुजन समाज की बात बनाने का काम मान्यवर कांशीराम साहब ने शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, समय बहुत कम है और कोऑर्डिनेटर हमारे पास दलिया भर के हैं। उपस्थित साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब के 5 चिन्हों पर काम किया, सभी महापुरुषों को पढ़ा और जाना परखा, और परखने के बाद 3 जून 1995 को मान्यवर कांशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है इस देश का, उसमें मान्य बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशन में यहां पहली बार सरकार बना दी। मेरे दोस्तों, जब सरकार बनी तो सरकार में क्या हुआ, बहन जी ने, मान्यवर साहब ने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और चीफ सेक्रेटरी से कहा कि जिन लोगों के पास पट्टे थे क्या उनको कब्जे हुए या नहीं हुए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पट्टे तो मिल गए, लेकिन साहब सरकार की मंशा नहीं थी कि इनको कब्जा दिया जाए। मात्र 3 महीने की सरकार में बहन मायावती ने आप लोगों के लिए 2 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा दिलाने का काम किया। मेरे दोस्तों, सरकारें छोटी छोटी आई, लेकिन जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनी तो ऐसा कोई भी समाज नहीं था जिस समाज की भागीदारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ना हो। मेरे दोस्तों, यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग भी बैठे हैं, मैं ब्राह्मण समाज के लोगों को भी बता देना चाहता हूँ, यह प्रजापति समाज के लोग भी हैं, यह संत समाज के लोग भी हैं, यहाँ ऐसा कोई समाज नहीं है, क्षत्रिय समाज के लोग भी हैं, और यह शेड्यूल कास्ट में खटीक समाज से भी हैं, कोलीवी समाज से हैं, वाल्मीकि समाज से भी हैं। सभी लोगों के लिए मान्य बहन जी ने पूरा सिस्टम बना के एक ऐसा गुलदस्ता बनाया। तो बहुजन समाज पार्टी की जब इस प्रदेश में सरकार होती है तो तुम्हारे घर में भी खुशहाली होती है और हमारे घर में भी खुशहाली होती है। मेरे दोस्तों, प्रश्न मेरा यह है कि अब ऐसी कौन सी बात है कि आप लोग इतनी मायूसी और इतने ढीले क्यों चल रहे हैं? आपको कसम है बाबा साहब,